As no one has, let's start the class. The students who want to join in between. So till yesterday we have completed the unit 5. Now we will be starting to unit 6. Unit 6 is void agreements and contingent contracts. तो void agreement और contingent contract का क्या मतलब होता है ये हम पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर। एग्रीमेंट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यूनिट 5 में हमने एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ा था। यूनिट एग्रीमेंट क्या होता है, कोई किसी दो लोगों के बीच में जब कोई एग्रीमेंट होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वो एग्रीमेंट के रूप में होता है। तो वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या है? अगर हम वॉइड को सर्च करके भी देखें मतलब गूगल वॉइड का क्या मतलब होता है, तो यू कैन चेक। वॉइड का मतलब होता है अ लार्ज एम्प्टी स्पेस या फिर यूज्ड दैट कैन नो लॉन्गर बी एक्सेप्टेड और यूज्ड। तो
वॉइड का मतलब होता है कि जो कोई भी चीज़ अब जो एग्रीमेंट एक तरह से खत्म हो चुका है, अब उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, वो वॉइड एग्रीमेंट के रूप में हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो वॉइड एग्रीमेंट का मतलब होता है किस-किस केस में एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगा, वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ये हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो वॉइड एग्रीमेंट की जो मैंने सिंपल एक डेफिनेशन बताई, वो यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेके चलें कि जिसमें एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ए पर्सन ने बी पर्सन को एक एक एग्रीमेंट किया उसके साथ, उसने उस पर्सन को बोला कि दैट आई विल बी सेलिंग यू द शुगर। वो अपनी शुगर उस बी पर्सन को बेचना चाह रहा है और बी पर्सन ने उस एग्रीमेंट उसको एग्री कर लिया और एक एग्रीमेंट बन गया दोनों के बीच में। पर अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ए मना कर देता है उस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए, तो वो एक वो लायबल है, वो एक्शन के लिए लायबल है, उसके ऊपर कोई भी एक लीगल एक्शन लिया जा सकता है। बट इन केस अगर मान लो कि वो ए जो है वो अभी एक शिप से अपनी जो शुगर है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ शुगर को लेकर आ रहा है शिप से, और एक ऐसा कुछ एक नेचुरल डिजास्टर हो जाता है जिसमें शिप के अंदर पानी भर जाता है, शिप के अंदर सारा पानी अंदर फ्लो हो जाता है और जितनी भी शुगर है वो वेट हो जाती है, गीली हो जाती है। शुगर गीली होने की वजह से खराब हो जाती है। तो इस केस में क्या होता है, ये एग्रीमेंट जो ऑलरेडी ए और बी के बीच में बन गया था कि आई विल सेल यू द शुगर, ए ने कहा था टू बी, तो ये एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। इन दिस केस जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके हिसाब से बी ए के ऊपर कोई भी कोई एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं था, ये ए के हाथ में नहीं था टू सेव हिज शुगर। ये एक नेचुरल डिजास्टर था। तो नेचुरल डिजास्टर के केस में एग्रीमेंट जो है वो वॉइड माना जाएगा। ये यहाँ पे एक एग्जांपल, यही वाला एग्जांपल बताया है, शिप लोड ऑफ शुगर ऑन द वे ऑफ क्यूबा टू इंडिया ड्यू टू हैवी स्टॉर्म, सी वाटर एंटर, हैवी स्टॉर्म की वजह से सी वाटर एंटर हो गया उसके बीच में। देन द सर्टेन एग्रीमेंट्स व्हिच हैव बीन एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट। तो वॉइड एग्रीमेंट के अंदर कौन-कौन से एग्रीमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो हमने जो टाइप ऑफ एग्रीमेंट कौन से हो सकते हैं, वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एग्रीमेंट्स बाय और विद द पर्सन्स इनकम्पिटेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट वो होंगे जो पर्सन इनकम्पिटेंट है, मतलब एक जो हमने पिछली यूनिट में पढ़ा, जो कौन-कौन से पर्सन इनकम्पिटेंट होते हैं, जो अनसाउंड माइंड के होते हैं, जो इडियट्स होते हैं, जो मेंटल किसी इश्यूज से मेंटल किसी इश्यू से जूझ रहे हैं। तो ये सारे लोग होते हैं जो इनकम्पिटेंट हैं। तो जो इनकम्पिटेंट हैं उनके केस में एक एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। या एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, किसी कंसिडरेशन के बिना अगर कोई एग्रीमेंट बना है तो भी वो वॉइड है। अगर वो एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज में बना है तो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज हम नेक्स्ट पैरा में पढ़ेंगे। रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज में अगर वो एग्रीमेंट बना है तो वो भी एक वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। अनसर्टेन एग्रीमेंट जो जिनकी कोई सर्टेनिटी नहीं है, जो किसी इम्पॉसिबल एग्रीमेंट मान सकते हैं हम, इम्पॉसिबल जिसमें कोई ऐसा प्रॉमिस कर दिया गया है जो पॉसिबल है ही नहीं पूरा करने के लिए, इम्पॉसिबल एग्रीमेंट वो होता है। इम्पॉसिबल एग्रीमेंट के केस में भी वो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड माना जाएगा। दैट कैन नॉट बी कंप्लीटेड और दैट कैन नॉट बी कंसीडर्ड टू बी एग्रीमेंट, वो एक एग्रीमेंट के रूप में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो अब रिस्ट्रेंट ऑफ अ मैरिज क्या होता है? रिस्ट्रेंट ऑफ अ मैरिज का अगर हम एक सिंपल इस एग्जांपल जो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, उस एग्जांपल के हिसाब से अगर हम रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज पढ़ें, तो ये एग्जांपल से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि अगर ए ने प्रेमिस, एक पर्सन है ए, या फिर एक पर्सन किसी का हम एक रैंडम नाम ले लेते हैं, अगर कोई पर्सन है आकाश और उसने किसी फीमेल या उसका नाम बी से शुरू होता है, कोई भी हम रैंडम नेम ले सकते हैं, बीना ले सकते हैं। तो आकाश ने अगर बीना को एक प्रॉमिस किया है दैट आई विल मैरी यू एंड नो वन एल्स, अगर आप मैं बीना से ही शादी करूंगा एंड नो वन एल्स। बट उसने एक 2,000 रुपए का सम भी दिया बीना को एज अ प्रॉमिस, अपना प्रॉमिस पूरा रखने के लिए। बट उसने आकाश ने एट द एंड बीना से शादी ना करके किसी और से शादी कर ली, थर्ड पर्सन ने, और अपने 2,000 रिकवर कर लिए, मतलब पैसे बीना से वापस ले लिए जो उसने एज अ प्रॉमिस दिए थे। तो इस केस में जो बीना है वो आकाश को, ये क्योंकि एक रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज हो गया है, इस केस में जो एक प्रॉमिस हुआ था वो प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ है, और प्रॉमिस पूरा ना होने की बजाय कुछ एक तीसरे पर्सन से उस फर्स्ट पर्सन ने शादी कर लिया, तो एक रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का केस है। इस केस में जो एग्रीमेंट हुआ था दोनों के बीच में, हेल्थ एग्रीमेंट विद रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज एंड सच, ये जो एग्रीमेंट हुआ था वो वॉइड माना जाएगा। ए मैरिज है, ए फॉर रिकवरी फॉर, अगर ए का जो पहले
जो बीना है, अगर उसने ए के ऊपर केस कर दिया, यानी कि उसके ऊपर कोई एक एक्शन लिया, अपने 2000 उसने वापस क्यों लिए हैं? क्योंकि ये रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का केस है, तो ये वॉइड माना जाएगा, ये केस वैलिड नहीं माना जाएगा। हाउएवर अगर हम विडो के केस में पेनल्टी दें, अगर इस केस में कोई पेनल्टी नहीं होगी, तो हमने फर्स्ट एग्जांपल पढ़ा था। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, दूसरा एग्जांपल क्या है भला? दूसरा एग्जांपल है दो विडो का अगर हम केस ले रहे हैं, दो विडो के केस में क्या होगा कि अगर दो विडो में के बीच में कोई एक एग्रीमेंट हुआ है और उसमें से एक विडो उस एग्रीमेंट को तोड़ के, मतलब दो विडो के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, एक ही पर्सन की दो विडो हैं, यानी कि एक ही हस्बैंड की दो वाइफ की जो विडो हो चुकी हैं। क्योंकि जो हस्बैंड का सारा, यानी कि प्रॉपर्टी थी या जो भी था उसका, हस्बैंड की सारे जितने भी चीजें थी, वो सारी अब तो उन दो विडोज की हैं, यानी कि वो बाय एग्रीमेंट मान लो या बाय हायरार्की मान लो, वो उन दोनों विडोज की हैं, इक्वली डिवाइडेड है। पर एक विडो अगर दोबारा शादी कर लेती है, तो वहां पे भी एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। ये भी रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का एक केस है। अब रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड अगर हम पढ़े, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज जैसे हमने पढ़ा था, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या होता है? तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ फंडामेंटल राइट, एक फंडामेंटल राइट है हमारे आर्टिकल 19 के हिसाब से। कोई भी ट्रेड या कॉमर्स करना है, बिजनेस करना, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक फंडामेंटल राइट है किसी भी पर्सन का। Just a legislature cannot take away the individual freedom of trade, so also the individual cannot barter it away by an agreement as per Justice James VC। तो जस्टिस जेम्स वीसी ने कहा है कि किसी एक इंडिविजुअल की फ्रीडम, ट्रेड करने के लिए फ्रीडम कोई ऐसे ही नहीं दे सकता है, कोई लेजिस्लेचर कैन नॉट टेक अवे दैट फ्रीडम ऑफ ट्रेड। सो ऑल्सो द इंडिविजुअल कैन नॉट बार्टर इट अवे बाय एन एग्रीमेंट। तो जो अपना एक फ्रीडम है, वो कोई और इंडिविजुअल उस फ्रीडम को भी नहीं ले सकता। जैसे लेजिस्लेचर उस फ्रीडम को नहीं ले सकता, वैसे कोई और इंडिविजुअल भी उस फ्रीडम को नहीं ले सकता, अकॉर्डिंग टू जस्टिस जेम्स वीसी। Public policy requires that every man shall be at liberty to work for himself and shall not be liberty to deprive himself or the state of his labor, स्किल और टैलेंट। यानी कि कोई भी बंदा होगा, वो अपने स्किल के हिसाब से अपना काम करे, वो एक लिबर्टी है, उसके पास एक फ्रीडम है, उसके पास अपने लिए भी लिबर्टी है, और एक उसको उसके पास ये भी लिबर्टी है कि वो किसी और को डिप्राइव ना करे काम करने के लिए, अपने स्किल्स को यूज करने के लिए। So courts therefore do not allow the tendency to impose restrictions upon the liberty of an individual to carry any business or profession or trade। ये जो हमने ऊपर पढ़ा, ये उसी के एक एग्जांपल भी दिए गए हैं। अगर एग्जांपल में पटना सिटी का पढ़ें, तो इन पटना सिटी 29 out of 30 manufacturer of combos agreed with R to supply him the combs and not anyone else। Under the agreement, R was free to reject the goods if he found there was no market for them, held an agreement amounted to restraint of trade and was thus void। तो इसमें अगर हम समझेंगे, 30 में से 29 मैन्युफैक्चर ऑफ फॉर्म्स, कंघा बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स थे, 30 में से 29 मैन्युफैक्चरर्स ने एक एग्रीमेंट, यानी कि एक कॉम्बो एग्री किया कि हम आर को सप्लाई करेंगे अपने कॉम्स, यानी एक जो पर्सन है आर को करेंगे और किसी को नहीं करेंगे। पर इस एग्रीमेंट में आर जो है वो फ्री है उस एग्रीमेंट को रिजेक्ट करने के लिए, अगर इन केस अगर उसको पता चलता है कि इन कॉम्स की कोई मार्केट में डिमांड ही नहीं है। तो ये एक एग्रीमेंट जो है वो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का एग्रीमेंट माना जाएगा, और ये इस तरह से अगर इसको देखा जाए, तो ये भी एक वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा, ये भी एक वैलिड एग्रीमेंट नहीं है। अब वॉइड एग्रीमेंट या रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की एक्सेप्शंस क्या होती है? एक्सेप्शंस क्या है रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की? सोल ऑफ गुडविल, क्राइटेरिया रिस्ट्रेंट ऑफ इन पार्टनरशिप एटसेट्रा। अगर हम इसमें से एक सोल ऑफ गुडविल को पढ़ें, द सेलर ऑफ द गुडविल ऑफ अ बिजनेस में एग्री विद द बायर देयरफॉर नॉट टू कैरी ऑन अ सिमिलर बिजनेस विद स्पेसिफाइड लोकल लिमिट, सच रिस्ट्रेंट शैल बी वैलिड। तो कहने का मतलब है कि हमने अब तक पढ़ा कि कौन से रिस्ट्रेंट्स वैलिड नहीं है, यानी कि अगर आप एक बिजनेसमैन है, आप किसी और बिजनेसमैन के ऊपर एक रिस्ट्रेंट, यानी कि आप उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं कि आप ये काम नहीं कर, आप किसी और को डिप्राइव नहीं कर सकते हैं, उसके उसको बिजनेस करने से डिप्राइव नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते हैं, वो होता है रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। पर कौन से केसेस में आप मना कर सकते हैं, कौन से केसेस में एक एग्रीमेंट हो सकता है, वो है सोल ऑफ गुडविल में। अगर आप एक गुडविल में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं, दो लोग एक ही तरह का बिजनेस कर रहे हैं, बिल्कुल एक ही टाइप का, एक ही तरह का रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, एक ही तरह की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो एक गुडविल में एक एग्रीमेंट आपस में कर सकते हैं। उस एग्रीमेंट में ये एग्रीमेंट हो सकता है कि क्योंकि वो बिल्कुल एक तरह का बिजनेस है, तो दोनों के ही प्रॉफिट के लिए वो एक एग्रीमेंट ऐसा हो सकता है कि आप एक विद इन सेट ऑफ लिमिट्स, यानी कि आप 10 किलोमीटर की रेंज में
आप एक एग्रीमेंट कर लेंगे कि हम दोनों 10 किलोमीटर की रेंज से अलग-अलग दोनों बिज़नेस करेंगे क्योंकि हमारा बिज़नेस एक जैसा है। तो ये एक सोल ऑफ गुडविल का एग्ज़ाम्पल है। Certain restraints in partnership. There are four provisions under the Partnership Act which recognize agreements in restraint of trade as valid according to partners may agree that a partner shall not carry on any business other than that of the firm while he is a partner. तो ये पार्टनरशिप के कुछ सर्टेन रिस्ट्रेंट्स हैं। ये रिस्ट्रेंट्स कब लागू होते हैं, ये क्या क्या रिस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। नॉर्मली भी आपने सुना होगा कि अगर कोई दो पार्टनर्स हैं तो उनके बीच में अगर एक एग्रीमेंट होता है कि आप जब तक हम पार्टनर्स हैं जब तक आप किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट या किसी और बिजनेस को शुरू नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह का ये भी एक तरह का एक पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हो सकता है, पार्टनर्स एग्री हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। तो और क्या हो सकता है उसमें, पार्टनर में और अपॉन में partners may, upon anticipation of dissolution of the firm, make an agreement that some or all of them will not carry on a business similar to that of the firm within a specified period or within specified local limits. Such an agreement shall be valid, provided the restriction imposed are reasonable. तो इसका मतलब क्या है कि एक जो पार्टनर्स हैं, दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स हैं, इन एन एंटीसिपेटेड डिसोल्यूशन, अगर किसी फॉर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है तो उस डिसोल्यूशन में वो एक एग्रीमेंट बना सकते हैं कि जितने भी पार्टनर्स हैं ऑल ऑफ देम विल नॉट कैरी, वो एक ऐसा ही सिमिलर बिजनेस कैरी नहीं करेंगे विद इन स्पेसिफाइड लिमिट्स, या किसी एक टाइम को वो एक एक लिमिट रख सकते हैं कि इस स्पेसिफाइड टाइम के अंदर या फिर इस लिमिट के अंदर नहीं रख सकते हैं। इसको सिंपल भाषा में ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि कई बार आप किसी के यहाँ अगर एक पर्सन इज डूइंग अ जॉब इन सम फर्म, तो फर्म एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट में बताया जाता है कि आप विद इन स्पेसिफाइड टाइम आप उस फर्म को छोड़कर नहीं जा सकते हैं, आप या उसके जैसा कोई और एक काम वहां से प्रोडक्ट का काम सीखकर या छोड़ के नहीं जा सकते हैं आप एक स्पेसिफाइड टाइम में। तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। या फिर कई फर्म छोड़ के जाते हुए एक साइन बॉन्ड साइन करवाती है कि आपने जो यहाँ से काम सीखा है उसका सिमिलर काम आप विद इन स्पेसिफाइड लिमिट्स में नहीं कर सकते हैं। ये भी एक तरह के पार्टनरशिप के ही सर्टेन रिस्ट्रेंट्स इन पार्टनरशिप का ही एक एग्जांपल है। आप इसको सिंपल वर्ड्स में दे सकते हैं। अब रिस्ट्रेंट्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर एक्सेप्शंस क्या हो सकते हैं ये बताई गई हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। बहुत उसी का ही अपोजिट होगा जो हमने अब तक पढ़ा। सर्विस एग्रीमेंट अगर हम पढ़ें, थर्ड पॉइंट जो इन्होंने दिया, एन एग्रीमेंट इन सर्विस बाय व्हिच अ पर्सन बाइंड्स हिमसेल्फ ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एग्रीमेंट नॉट टू टेक द सर्विस। ये जो हमने अभी एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल साइड किया था, एग्जैक्टली वही एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि जब आप एक कंपनी में जाते हैं तो आपसे एक बॉन्ड साइन किया जाता है कि विद इन 2 इयर्स या विद इन 1 ईयर या विद इन 3 इयर्स आप किसी और कंपनी में सेम सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये सर्विस एग्रीमेंट के अंदर आ जाता है। इसके एग्जांपल दिए गए हैं आगे। तो एग्रीमेंट्स रिस्ट्रेंड ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि कोई लीगल प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी हो रखी है उसके रिस्ट्रेंड में आप कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। रिस्ट्रेंड बार बार वर्ड यूज है, तो आप रिस्ट्रेंड का मतलब आपको मैं गूगल पर सर्च करके भी दिखा सकता हूँ कि रिस्ट्रेंड का सिंपल मीनिंग क्या होता है। तो रिस्ट्रेंड का मीनिंग होता है अ लिमिट और कंट्रोल ऑन समथिंग, एक किसी चीज पे कंट्रोल करना या फिर एक लिमिट को रिस्ट्रेंड कहते हैं। द क्वालिटी और बिहेविंग इन अ काम और कंट्रोल्ड वे को बिहेव करते हैं, पर हम सेकंड वाले का इसमें यूज कर रहे हैं, लिमिट और कंट्रोल ऑन समथिंग। तो एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट्स ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, यानी कि कोई लीगल प्रोसीडिंग हो रखी है, उसमें कोई एक लीगल प्रोसीडिंग में किसी के ऊपर किसी काम के ना होने के ऊपर एक, जो हम मोस्टली अगर आप कोई भी मूवीज देखते हैं, इंडियन मूवीज में भी कई बार दिखाया जाता है कि किसी काम के ऊपर कोर्ट, जो हमारी लॉ कोर्ट ऑफ लॉ है, वो किसी काम के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि वो अभी काम फॉर द पॉइंट फॉर सम टाइम वो काम नहीं हो सकता है। तो वो रिस्ट्रेंट्स ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर आता है। तो इसका अगर हम एक पॉइंट पढ़ें, एन एग्रीमेंट बाय व्हिच अ पार्टी इज रिस्ट्रेन्ड एब्सोल्युटली फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज लीगल राइट्स अंडर or in respect of any contract by the usual legal proceedings in the ordinary tribunals. For example, a contract contains a stipulation that no action should be brought upon it in case of breach. Such stipulation would be void because it would restrict both parties from enforcing their rights under the contract in the ordinary tribunals. But the contract whereby it is provided that all the disputes arising between the parties should be referred to the arbitration
तो इसको अगर मैं सिंपल एक जो पहला पॉइंट बताया सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसको समझाऊँ, तो अगर 2 पार्टीज़ एक ऐसा लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिसके अंदर वो दोनों पार्टीज़ अपने लीगल राइट्स को अपने लीगल जो हमारे राइट्स हैं, उन लीगल राइट्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। उन लीगल राइट्स की लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते, लीगल राइट्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा जो एग्रीमेंट है वो ऑलरेडी वॉइड है, यानी कि वो वैलिड नहीं है। पर अगर वो ही जो 2 पर्सन्स ने पहले एक एग्रीमेंट किया था जो लीगली एक-दूसरे को एनफोर्स कर रहे थे अपने राइट्स ना यूज़ करने के लिए, ऐसा ही एक एग्रीमेंट होता है जिसमें एक पॉइंट ऐड कर दिया जाता है कि अगर कोई भी इश्यू होता है, तो एक आर्बिट्रेशन यानी कि कोई एक ऐसी थर्ड पार्टी जो उन 2 पर्सन्स के कोई भी इश्यू अगर आता है तो उसको सॉल्व करेगी। यानी कि उन्होंने एक इंडियन जो हमारे लॉज़ हैं उनको अगर वो उनके हिसाब से नहीं भी चल रहे हैं तो उन्होंने एक थर्ड पर्सन डिसाइड कर लिया कि जो उनके जो 2 पार्टीज़ के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो एक आर्बिटर होगा जो उसको सॉल्व करेगा। तो ये ऐसा जो एग्रीमेंट है जिसमें उन्होंने एक थर्ड पर्सन को हायर कर लिया, वो एग्रीमेंट समहाउ वैलिड है। इस एग्रीमेंट को वैलिड माना जाएगा। पर अगर कोर्ट की बात करें तो जो हमारे कोर्ट्स हैं वो इस जो आर्बिट्रर वाला जो डिसीजन है इसको भी वो जो स्टिपुलेशन वाला जो डिसीजन था इसको भी वो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसकंडक्ट इसको हटा सकती है और इसको वैलिड नहीं मान सकती। तो जब तक वो कोर्ट के पास नहीं जा रहा है वो वैलिड है, पर जैसे ही वो कोर्ट के पास जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये अंडर आ जाता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर। लिमिटेशन का ऑफ टाइम का मतलब वही होता है कि कोई एग्रीमेंट है जिसके अंदर इंडियन लिमिटेशन एक्ट भी होता है, जैसे इंडियन एक्ट पार्टनरशिप एक्ट था, वैसे ही इंडियन लिमिटेशन एक्ट भी होता है। तो इसमें अगर पढ़े फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू इंडियन लिमिटेशन एक्ट एन एक्शन for breach of contract may be brought within 3 years from the date of breach. If the clause in an agreement provides that no action should be brought after 2 years, the clause is void. यानी कि जो हमारा इंडियन लिमिटेशन एक्ट है वो बताता है कि 3 साल कोई भी अगर एग्रीमेंट ब्रीच होता है तो 3 साल के अंदर आपको उसको प्रेजेंट करना होगा लॉ के हिसाब से कोर्ट के अंदर, या फिर अकॉर्डिंग टू लॉ आपको उसको प्रेजेंट करना होगा विद इन 3 इयर्स। पर अगर एक ऐसा क्लॉज बना देते हैं, आप एक ऐसा एग्रीमेंट बनाते हैं जिसमें आपने उस लिमिट को 2 इयर्स कर दिया है, तो एग्रीमेंट बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, वो ऑलरेडी वॉइड है, वो क्लॉज वॉइड है, क्योंकि हमारा एक एक्ट ऑलरेडी बन चुका है, इंडियन लिमिटेशन एक्ट ऑलरेडी बना हुआ है जिसमें 3 इयर्स उसकी लिमिट दी हुई है। तो उसके बाद हम चलते हैं अनसर्टेन एग्रीमेंट्स के ऊपर। अनसर्टेन एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? अनसर्टेन का मतलब ही आप इसका मीनिंग ही समझ गए होंगे। व्हेन द मीनिंग ऑफ दैट एग्रीमेंट इज कॉल्ड अनसर्टेन एग्रीमेंट विथ व्हेन द मीनिंग ऑफ दैट एग्रीमेंट इज नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन, सच एग्रीमेंट्स आर डिक्लेयर्ड। इसके एग्जांपल भी दिए हैं। ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल, द एग्रीमेंट इज वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी देयर इज। तो आपने एक दो पर्सन के बीच में एग्रीमेंट हो गया, ए ने बोला कि मैं आपको 100 टन्स ऑफ ऑयल दूंगा और बी ने एक्सेप्ट कर लिया, पर ये एग्रीमेंट बिल्कुल भी वैलिड नहीं है क्योंकि ये अनसर्टेन है ना। ऑयल की आपने क्वालिटी बताई है, कौन सा ऑयल आप दे रहे हैं ये बताया, कितने में दे रहे हैं कुछ भी बताया नहीं है। सिर्फ एक सिंपल सी बात हुई आई विल प्रोवाइड यू ऑयल, कौन सा ऑयल, कैसा ऑयल, क्या नहीं। तो एक अनसर्टेन एग्रीमेंट का ये एग्जांपल है। ऐसे ही आप एक एग्जांपल भी दे सकते हैं हाउस का भी, इसमें हॉर्स का भी एग्जांपल लिया गया है, या आप पढ़ के एग्जांपल दे सकते हैं। और इसमें केसेस भी बताए गए हैं, मे एंड विक्टर वर्सेस द किंग केस भी बताया गया है। इनमें से कुछ केसेस आप पढ़कर जा सकते हैं जिससे आपका एक ओवरव्यू हो जाएगा और आप एक एग्जाम में लिखने के लिए आप, या फिर इन इन फ्यूचर अगर आपको ये लॉज याद रखने हैं तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा ये सब याद रखना। वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैगरिंग वर्ड से ही आप समझ सकते हैं। वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सर विलियम एंसन ने क्या कहा था? वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? Is an agreement under which the money or money's worth is payable by a person to another person, happening or non-happening for future or a certain event। तो अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को पैसा देता है एक ऐसे इवेंट के लिए, यानी कि अगर हम दो लोगों का एग्जांपल लें, मैं अपना और एक किसी और पर्सन का एग्जांपल लूं, मैं एक किसी पर्सन से कुछ पैसा डिमांड करता हूं एक ऐसा इवेंट कराने के लिए जिसका अभी पक्का नहीं है कि दैट इवेंट विल हैपन और नॉट। उस इवेंट के लिए अगर मैं पैसा लेता हूँ और वो मुझे जो प्रॉमिसर है यानी कि पैसा देने वाला जो लेंडर है वो मुझे पैसा दे देता है, अ, तो वो एक वैगरिंग एग्रीमेंट के अंदर आएगा जिसके अंदर अनसर्टेनिटी है एक तरह से, उसको उसके अंदर भी पता नहीं है कि वो इवेंट होने वाला है कि नहीं होने वाला। अगर एग्जांपल पढ़े फॉर एग्जांपल ए एंड बी
bet as to whether it would rain on a particular day or not. A promising to pay rupees A promising to pay rupees 100 to B if it rained, and B promising an equal amount if to A if it did not. तो इस agreement is वैगर. तो यानी कि हम एक अनसर्टेनिटी रेन होगी कि नहीं होगी उसके भी यहाँ पे हम पैसे का एक एग्रीमेंट कर रहे हैं. इस केस में म्यूचुअल एग्रीमेंट बताया गया है. म्यूचुअल एग्रीमेंट भी वैगर एग्रीमेंट हो सकता है जिसमें एक अगर एक इवेंट होता है तो आप पैसे देंगे, यानी कि जो एक हम बेट की और प्रॉमिस की बात होती है उसको हम एक एग्जांपल ले सकते हैं वैगर एग्रीमेंट का. अगर रेन होती है तो आई विल पे यू 100 रुपीज, और रेन नहीं होती है तो यू विल पे मी 100 रुपीज. ये एक वैगर एग्रीमेंट का एक एग्जांपल है. उसके बाद अगर हम पढ़ें द एसेंशियल्स ऑफ वैगरिंग एग्रीमेंट, वैगरिंग एग्रीमेंट के क्या क्या एसेंशियल्स हो सकते हैं. तो एसेंशियल ऑफ एग्रीइंग एग्रीमेंट के अंदर आ जाता है अनसर्टेन इवेंट, म्यूचुअल चांसेस ऑफ गेन एंड लॉस. क्या जो वैगरिंग इवेंट है वो सिंपल सी बात है, वो क्योंकि म्यूचुअली हो रहा है दो लोगों के बीच में, उसमें अगर लॉस होगा तो ऐसा हो सकता है कि वो लॉस एक जने का होना ही है और गेन एक जने का होना ही है, तो ये चांस म्यूचुअल रहेगा कि आपका लॉस होना है कि नहीं होना, या आपका गेन होना है कि नहीं होना. ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट रहेगा. ऐसे ही है नाइदर पार्टी हैव कंट्रोल ओवर द इवेंट, किसी दोनों में से किसी पार्टी के पास कोई कंट्रोल नहीं है. प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज वर्थ, यानी कि या तो आप मनी देंगे या मनी के जैसे जो बैट में होता है कि अगर हम या तो पैसे देंगे या पैसे के बदले में उसी की वर्थ की कोई चीज देंगे. ये वैगरी इवेंट के ही एग्जांपल है. इफेक्ट्स ऑफ वैगरी इवेंट क्या होता है. एग्रीमेंट बाय द वे ऑफ वैगर इज वॉइड, यानी कि अगर एग्रीमेंट कोई वैगर के बेस पे होता है, वे वैगर के वे में होता है तो वॉइड है. अगर कोई बैट लग रही है तो वह वैलिड एग्रीमेंट नहीं है. Agreements by way of beggar are void and no suit shall be brought for recovering anything alleged to be won or any beggar or any interested to any person to abide by the result of any game. और यानी कि जो वैगरिंग के थ्रू कोई भी लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर आप कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं. लॉटरी भी एक तरह का वैगरिंग इवेंट ही है जिसमें आप एक लॉटरी खरीदते हैं, एक आंसर आप एक पैसा पे कर रहे हैं लॉटरी खरीदने के लिए और आपको पता नहीं है कि वो लॉटरी लगेगी कि नहीं लगेगी, तो वो एक अनसर्टेन चीज है जिसके लिए आप पैसा पे कर रहे हैं. अगर लॉटरी लग जाती है तो आपको पैसा मिल जाएगा, अगर नहीं लगती है तो आपको लॉस होगा. ये वैगरिंग एक लॉटरी भी एक एग्जांपल है वैगरिंग इवेंट का. तो whoever keeps any office or place for the purpose of drawing any lottery not authorized by the government, तो अगर कोई ऐसी लॉटरी है जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज नहीं है तो वो तो बिल्कुल ही इलीगल है. और उसके इसके लिए जो उस लॉटरी को चला रहा है बंदा उसको भी इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और खरीदने वाले के ऊपर भी एक्शन हो सकते हैं. तो ये एक लॉटरी का एग्जांपल हमने लिया था. इसमें भी बहुत सारे केसेस को डिस्कस किया गया है जिसको आप एक बार पढ़ सकते हैं. पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस एम नायडू. इन परचेजिंग अ लॉटरी टिकट एंड ऑफेंस, इसके ऊपर भी एक केस हो रखा है. अगर हम इसको पढ़े, इट इज नॉट एन ऑफेंस टू बाय अ लॉटरी टिकट. एक लॉटरी टिकट को बाय करना कोई ऑफेंस नहीं है. ऑफ द इंडियन पीनल कोड इज एम्ड एट प्रमोटर्स ऑफ लॉटरीज. इंडियन पीनल कोड जो है सेक्शन 294 ए जो है ऑफ द इंडियन पीनल कोड एम्ड एट प्रमोटर्स ऑफ लॉटरीज, वो लॉटरीज के जो प्रमोटर है उसके ऊपर एम है. इन वन ऑफ द जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट sale of a lottery ticket confers on the purchaser thereof two rights: a right to participate in the draw, a right to claim prize contingent upon his being successful in the draw. Thus, the decision of the Supreme Court, by recognizing the right of the purchaser to lottery ticket, has revised the earlier outlook on the subject. It may well be said that where the lottery is authorized by the government, it shall not be illegal. Decided in the case of Sir Daroji Tata versus Edward F. Lawrence. अगर गवर्नमेंट उस लॉटरी को चला रही है तो वो इलीगल नहीं है, उसको खरीदना इलीगल नहीं है. ये कौन से केस में कौन से केस में डिसाइड हुआ था. सर दारोजी टाटा वर्सेस एडवर्ड एफ लांस के केस में ये डिसाइड हुआ था. उसके बाद अगर हम बात करें आगे लॉटरी हमने बात कर ली, तो एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स. अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें एक्ट काम करना ही इम्पॉसिबल है, हम पहले भी एग्जांपल ले चुके हैं. इसका अगर हम एक एग्जांपल यहाँ से भी लें, एग्जांपल इसमें प्रोवाइड नहीं किया गया है तो हमें अगर इसकी एक इसका ये एक एग्जांपल है वेयर ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, द एग्रीमेंट इज वॉइड. यानी कि ए ने बी के साथ एक एग्रीमेंट किया है कि मैं ट्रेजर फाइंड करूंगा अपना मैजिक यूज करके, तो ये एक बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सा फैक्ट है, तो ये वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा, इम्पॉसिबल एक्ट है. अब रेस्टिट्यूशन क्या होता है. रेस्टिट्यूशन मींस रिटर्न, रिस्टोरेशन. व्हेन एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, द पर्सन हु हैव
received any benefit or advantage under such agreement or contract must restore रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि अगर आपके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जो वैलिड ही नहीं है, जो वॉइड है ऑफ कोर्स, तो उस केस में जो एग्रीमेंट की मनी यानी कि कोई भी एक बेनिफिट हुआ है, मॉनेटरी बेनिफिट हुआ है, कुछ भी बेनिफिट हुआ है, तो आपको वापस करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। वो रेस्टिट्यूशन का है। अगर रेस्टिट्यूशन का एक एग्जांपल पढ़ें, ए पेज बी ₹1000 in consideration of B's promising to marry C, who is A's daughter. C is dead at the time of the promise. The agreement is void. B must pay ₹1000 to A. यानी कि ए ने ₹1000 दिए थे बी को, प्रॉमिस करा था टू मैरी सी, प्रॉमिसिंग टू मैरी सी, बी बी ने प्रॉमिस किया था सी से मैरी करवाने की ए को। ए कौन है? जो डॉटर है सी की, सॉरी हु इज एज डॉटर, जो सी जो है वो ए की डॉटर है। तो अगर बी इस केस में जो सी है वो डेड हो जाती है, यानी कि जो सी है उसकी डेथ हो जाती है किसी वजह से, तो ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है और वो जो पैसे का ले आदान प्रदान हुआ था वो वापस करना होगा। ये आ जाता है किसमें? रेस्टिट्यूशन के अंदर आ जाता है। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? अब हमने शुरू में पढ़ा था कि हम इस यूनिट में कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी पढ़ेंगे। तो व्हाट इज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स? ये भी अगर हम एक एग्जांपल से पढ़ें, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट डू समथिंग if some event collateral to such contract does or does not happen. For example, A contracts to pay B rupees 10,000. If B house is burnt, this is the contingent contract. तो अगर A ने कॉन्ट्रैक्ट किया B से of rupees 10,000, A contracts to pay rupees 10,000 to B, रुपीज 10,000 B। तो एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? आप इनको एक सिंपल एक अगर LIC का आप एक एग्जांपल लें, LIC या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का एक एग्जांपल लें, तो वो भी एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के रूप में ही है, जिसमें इंश्योरर आपको इंश्योर करता है कि अगर आपके पास आप सर्टेन इवेंट्स हो जाते हैं, अगर आपकी पर्सनल इंश्योरेंस की बात करें, अगर आपका डेथ के केस में, एक्सीडेंट के केस में, कुछ केसेस वो बताते हैं और उस केस में अगर ऐसा कोई केस हो जाता है तो आई विल पे यू सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। तो ये एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें आप इंश्योरेंस कंपनीज का एग्जांपल ले सकते हैं और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को समझा सकते हैं। इसमें अगर थर्ड पॉइंट पढ़े, द कंटीजेंट इवेंट should not be the mere will of the promiser. For instance, if A promises to pay rupees 1,000, if he so chooses, it is not a contingent contract. However, where the event is within the promiser's will, but not merely his will, it may be contingent contracts. For example, if A promises B rupees 1,000, if A left Delhi for Mumbai, it is a contingent contract because going to Mumbai is an event no doubt within A's will, but it is not merely his will. तो ये आप इससे समझ सकते हैं कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। रूल्स रिगार्डिंग एनफोर्समेंट ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के क्या रूल्स हो सकते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसके ऊपर लगाने के लिए? इसका एग्जांपल पढ़ें। ए मेक कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू बाय बीज हॉर्स। ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं बी का तुम्हारा हॉर्स खरीदूंगा। इफ ए सर्वाइव्स सी, दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अंटिल सी डाइज एंड एज लाइफ इन एज लाइफ टाइम। अगर वो सी जब तक सी की डेथ नहीं होगी, जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो सकता। या फिर अगर हम सेकंड एग्जांपल पढ़ें, कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी अ सम ऑफ मनी विद बी मैरिज सी। तो ए कॉन्ट्रैक्ट या पैसे पे करने के लिए बी को, अगर बी सी से मैरी करता है, अगर सी जो है वो मर जाती है या मर जाता है विदाउट बीइंग मैरिड टू बी, दैट बिकम जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं होगा। ये चीज़ें हम पहले भी पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, थोड़ा सा चेंज जो टर्म्स हैं वो चेंज होकर और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में किस कॉन्टेक्स्ट में वो वाला एग्जांपल वैलिड है वो उसके हिसाब से। तो डिफरेंस बिटवीन अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमने जैसे कि एक इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल लिया था, और वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट हमने जो पढ़ा था कि वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो उसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं, उसमें दो जनों के प्रॉमिसेस होते हैं। जैसे कि हमने बैट का एग्जांपल लिया था। वैगरिंग में बैट लगती है, एक पर्सन ₹100 पे करेगा अगर समथिंग हैपेंस, इफ समथिंग डज नॉट हैपन तो सेकंड पर्सन। ये वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल है। और आप कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल में आप एक इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल लेकर उसका डिफरेंस बता सकते हैं। वैगरिंग एग्रीमेंट इज वैलिड व्हाइल द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज
वैलिड वैगरिंग एग्रीमेंट जो होता है वो वाइड होता है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वैलिड होता है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, पढ़ सकते हैं। ये यूनिट यहीं पर खत्म होती है, हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करते हैं। ये यूनिट थी हमारी यूनिट 6 वॉइड एग्रीमेंट एंड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब हम पढ़ते हैं यूनिट 7। आफ्टर आफ्टर 2 मिनट्स ब्रेक हम यूनिट 7 शुरू करते हैं। हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करते हैं, परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज। परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज क्या होता है और कैसे कैसे ये किसी भी बिजनेस को या किसी एक कॉन्ट्रैक्ट को, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट्स पढ़े उनके ऊपर कैसे वैलिड होता है परफॉर्मेंस और डिस्चार्ज। तो परफॉर्मेंस क्या होता है सबसे पहले ये पढ़ते हैं हम, उसके बाद हम विल मूव फॉरवर्ड। मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? द टर्म परफॉर्मेंस मीन्स दैट द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैव फुलफिल्ड और कैरी आउट देयर रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि आप कोई दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट आई विल पे यू 50 रुपीज मनी एंड यू विल गिव मी सम अमाउंट ऑफ थिंग्स। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, मैंने आपको 50 रुपीज दे दिए एंड यू हैव गिवन मी दैट दोज अमाउंट ऑफ थिंग्स, तो ये एक परफॉर्मेंस हमारी कंप्लीट हो गई है। ये कंप्लीट कंप्लीशन ऑफ परफॉर्मेंस इसको बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट टू सेल इज बुक A, for example, A contracts to sell his book to B for rupees 50. A delivers the book and B makes the payment. The contract of the discharge by performance.
तो जो कॉन्ट्रैक्ट बीच में हुआ था 2 लोगों के, वो डिस्चार्ज हो गया है, वो खत्म हो गया है। कैसे खत्म हुआ है? उन दोनों की परफॉर्मेंस के बेस पे खत्म हो गया है। तो ये होती है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के क्या-क्या टाइप हो सकते हैं, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। एक्चुअल परफॉर्मेंस, when a party to a contract has done what he had undertaken to do and there remains nothing to be done by him। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है कि आप दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, अब बिल्कुल भी कुछ भी दोनों तरफ से देने के लिए नहीं बचा है, तो वो एक एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब होता है आई हैव आस्क्ड यू टू गिव मी सम अमाउंट ऑफ सम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। मैंने आपसे कोई प्रोडक्ट्स खरीदने चाहे, कि मैंने कोई फूड प्रोडक्ट्स या फिर कोई क्लोथिंग प्रोडक्ट्स मैंने आपसे खरीदने चाहे, वो प्रोडक्ट्स आपने मुझे डिलीवर किए, बट दैट प्रोडक्ट्स आर नॉट एडिक्वेट, वो प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं, एंड आई आई हैव रिटर्न यू दोज प्रोडक्ट्स। तो ये एक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के अंदर आ जाता है, जिसमें आपने अपनी परफॉर्मेंस पूरी करने की कोशिश की, पर वो परफॉर्मेंस पूरी नहीं हुई बिकॉज ऑफ सम रीजन, बिकॉज ऑफ एनी रीजंस। तो इस केस में परफॉर्मेंस आपको बार बार करनी होगी, आपको बार बार वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए वो परफॉर्मेंस पूरी करनी होगी। टू मेक दस टू उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के लिए परफॉर्मेंस आपको बार बार करनी होगी। तो टेंडर पढ़ते हैं। टेंडर क्या होता है? और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कैन बी टू टाइप्स, टेंडर और अटेंडेड। मतलब टेंडर या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस एक ही चीज है, और वो दो टाइप की हो सकती है। टेंडर्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज, टेंडर्स ऑफ मनी। टेंडर्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज क्या है कि अगर मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर गुड एंड रेंडर सम ऑफ द सर्विसेज कंप्लीटली डिस्चार्ज व्हेन द गुड एंड, मतलब मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है गुड एंड सर्विसेज का, अगर आप कुछ गुड्स प्रोवाइड करेंगे उसके ऊपर सर्विसेज देंगे, वो जब ही डिस्चार्ज होगा, जब मैंने वो गुड्स एंड सर्विसेज को ले लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और मुझे वो गुड्स एंड सर्विस बिल्कुल ठीक लग रही हैं, दे आर वेरी गुड एंड आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद दोज गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो एक जो टेंडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो कंप्लीट मान लिया जाएगा। टेंडर ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? व्हेन where the debitor promiser makes a valid tender that is offers to pay some amount of money to the creditor refuses to accept the same। तो टेंडर ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, या परफॉर्मेंस ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? कि मैंने आपसे एक मनी ली थी, और मैं उस मनी को आपको वापस कर रहा हूँ। तो उस मनी को वापस करते टाइम, फॉर एग्जाम्पल वो 1000 रुपीज थे, मैं 1000 रुपीज आपको वापस कर रहा हूँ, पर आपने किसी वजह से उन 1000 रुपीज को लेना मना कर दिया, तो वो एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, यानी कि वो परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, टेंडर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। जब तक आप मुझसे वो पैसे ले नहीं लेते हैं, मैं लायबल रहूंगा उस पैसे को देने के लिए, पर मैं किस चीज के लिए लायबल नहीं हूँ, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा मैं उसके लिए लायबल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अटेम्प्ट किया था पैसे देने का और आपने वो पैसे नहीं दिए। तो ये टेंडर ऑफ मनी के अंदर आता है, टेंडर ऑफ गुड्स एंड सर्विस के अंदर आता है। तो हम एक ब्रेक लेते हैं जस्ट 2 मिनट्स का, उसके बाद मैं इसको दोबारा कंटिन्यू करता हूँ, टेंडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और मनी वाले को।
So I had some important issues. So let's resume the class where we have left off. हम पढ़ रहे थे टेंडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टेंडर ऑफ मनी हमने पढ़ लिया था कि मनी में क्या, टेंडर ऑफ मनी में क्या होता है, कब तक वो मनी आप लायबल हैं पे करने के लिए, कब तक नहीं है। अब एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड टेंडर, कोई वैलिड टेंडर है या कोई वैलिड परफॉर्मेंस है उसका, उसके क्या क्या एसेंशियल्स हो सकते हैं। इट मस्ट बी अनकंडीशनल, वो अनकंडीशनल होनी चाहिए, तब वो एक वैलिड टेंडर माना जाएगा। इट मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, वो एक प्रॉपर टाइम एंड प्लेस में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ द प्रोमिसर हु वांट्स टू डिलीवर गुड्स एट 1 AM, दिस इज अ नॉट वैलिड टेंडर अनलेस इट वाज सो एग्रीड। अगर दूसरा जो सामने वाला पर्सन है वो एग्री नहीं करता है इसमें, तो ये नहीं माना जाएगा, ये टेंडर वैलिड नहीं होगा। उसके बाद इट मस्ट बी मेड टू प्रॉमिस और इज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट इन केस ऑफ। तो ऐसे ये सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं कि वैलिड टेंडर क्या हो सकता है। इट मस्ट बी मेड टू द प्रोमिसी और हिज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट। तो यानी कि कोई अगर आप प्रॉमिस करते हैं किसी को, तो प्रॉमिस उस या तो एजेंट, उस पर्सन को होना चाहिए जिससे आप प्रॉमिस कर रहे हैं, या फिर उसने किसी अगर अदर पर्सन को ऑथराइज किया है, उसने एजेंट को ऑथराइज किया है, तो या तो उसको होना चाहिए, किसी और पर्सन को नहीं हो सकता, तभी वो एक वैलिड टेंडर माना जाएगा। अफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म प्रॉमिस होली। तो इसका मतलब क्या है, मैंने पार्टी कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स entirety, the promise may be put to an end to the contract. But if the promisee has signified by words or conduct his acquiescence in the continuation of the contract, he cannot terminate it. तो यानी कि अगर प्रॉमिसी ने ये सिग्निफाई किया, वर्ड से अपने कंडक्ट से सिग्निफाई किया है कोई प्रॉमिस, तो वो उसे टर्मिनेट नहीं कर सकता। यह है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल। हु कैन डिमांड अ परफॉर्मेंस, कौन एक परफॉर्मेंस को डिमांड कर सकता है। इसमें इसको पढ़ने से पहले हम परफॉर्मेंस को रिवाइज कर लेते हैं। परफॉर्मेंस था क्या, बेसिकली परफॉर्मेंस क्या था। तो परफॉर्मेंस था एक चीज को, अगर एक चीज को हम करते हैं, अगर हमने शुरू किसी चीज को किया, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने एक आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट अगर कंप्लीट कर दिया और सामने वाले को सेटिस्फाई कर दिया, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस परफॉर्मेंस कंप्लीट मानी जाएगी। तो हु कैन डिमांड अ परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस यानी कंप्लीशन ऑफ परफॉर्मेंस को कौन डिमांड कर सकता है। प्रॉमिसी, इसने प्रॉमिस किया है। नॉर्मली द प्रॉमिस इज द ओनली पर्सन हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस ऑन द ऑफ द प्रॉमिस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। द थर्ड पार्टी कैन नॉट डिमांड परफॉर्मेंस। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो मैं ही उसके कंप्लीशन की डिमांड कर सकता हूँ, कोई और नहीं कर सकता। मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है। थर्ड पार्टी जब कर सकती है जब मैंने उसको ऑथराइज किया थर्ड पार्टी को कि वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए डिमांड करे। इन सम एक्सेप्शनल केसेस द थर्ड पार्टी कैन आल्सो डिमांड द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इवन दो इज नॉट द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। सच केसेस हैव बीन डिस्कस्ड इन यूनिट 5 हेडिंग स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। हमने यूनिट 5 में पढ़ा था स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, एक हमने टॉपिक पढ़ा था स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था कि ए बी और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पर बी ने अपनी कंपनी सी को सेल कर दी है। बी और ए और सी के बीच में डायरेक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सी उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर रहा है बस, पर अगर सी किसी वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाता, तो वो लायबल नहीं है, उसमें कोई लीगली केस नहीं हो सकता, क्योंकि ए और सी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। तो ये होता है थर्ड पार्टी का केस। जॉइंट प्रोमिसेस के केस में क्या होता है, जॉइंट प्रोमिसेस के केस में परफॉर्मेंस डिमांड करी जा सकती है कि नहीं करी जा सकती। अगर आपस में किस दो लोगों ने मिलकर जॉइंटली प्रॉमिस किया है, बाय ऑल द प्रोमिसेस जॉइंटली इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसेस बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच यूजुअली पर्सनली जॉइंट विद द सर्वाइवर। तो कौन, अगर दो लोगों ने प्रॉमिस किया है जॉइंटली, दो लोगों ने मिलकर एक प्रॉमिस किया है, तो वो प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए कौन परफॉर्मेंस की डिमांड कौन कर सकता है। अगर वो किसी एक प्रॉमिसी की डेथ हो जाती है, किसी एक पर्सन के बीच में से डेथ हो जाती है, तो उस डेथ होने वाले पर्सन का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसका लीगल हायर है, वो उस परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकता है, तो वो लीगली एक्सेप्टेबल है। हु मस्ट परफॉर्म, कौन परफॉर्म करेगा, कौन कंप्लीट करेगा कोई भी टास्क, टास्क कंप्लीट ही परफॉर्म करने को हमने बोला है। तो परफॉर्म एक प्रॉमिसर जो है वो परफॉर्म करेगा। प्रॉमिसर कोई भी हो सकता है, मैं भी प्रॉमिसर हो सकता हूँ, जो मैंने जिससे मैंने प्रॉमिस किया है और उसने मुझे कुछ प्रॉमिस किया कि आई विल गिव यू सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड्स। तो हम दोनों ही प्रॉमिसर हैं। हम उस परफॉर्मेंस के लिए परफॉर्म, कौन परफॉर्म करेगा, हम दोनों ही परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं।
A promises to paint a picture of B. As the promises involve the personal skills of A, it must be performed by A. तो यानी कि क्योंकि ए ने को इस जो इस एग्जांपल में बताया गया, ए ने क्योंकि परफॉर्म करने के लिए एक प्रॉमिस किया था, तो ए ही उस परफॉर्मेंस को एक ए ही उस परफॉर्मेंस को पूरा करेगा क्योंकि उसकी स्किल्स इन्वॉल्व है उसके अंदर। बी का उसमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बी को सिर्फ एक अपना पोर्ट्रेट बनवाने के लिए बैठना है, उसकी स्किल्स इन्वॉल्व नहीं है। प्रॉमिसर और एजेंट, यानी कि अगर मेरे भी यहाँ पे कोई एजेंट अगर कोई प्रॉमिस करता है, तो उस एजेंट की ड्यूटी बनती है उस परफॉर्मेंस को पूरा करने के लिए, उस परफॉर्मेंस को पूरा करने के लिए। तो अगर हम इसमें एक एग्जांपल पढ़ें, A promises to pay B a sum of money. A may perform the promise either by paying the money personally to B or by causing it to be paid to B by his authorized agent. ये वर्ड से समझ में आ रहा होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, थर्ड पर्सन, ये सारी वही टर्म्स है जो हमने पढ़ी अब तक। उसके बाद अगर हम आ जाए नेक्स्ट पे, टाइम एंड प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस, तो टाइम एंड प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस रीजनेबल होना चाहिए। परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस विद इन रीजनेबल टाइम, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हमने कोई एक एग्रीमेंट किया है कि टू परफॉर्म समथिंग, एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, तो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो एक टाइम है वो एक रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर नॉट गिविंग हिम और हर एडिक्वेट टाइम टू परफॉर्म। परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर द टाइम इज स्पेसिफाइड, तो जिसमें टाइम स्पेसिफाई कर दिया गया है, फॉर एग्जांपल प्रॉमिस ए promises to deliver goods to B warehouse, B's warehouse on January 1, 1990. On that day, A brings the good to B's warehouse, but after the unusual hours of closing and they are not received, A's performance is not valid. तो परफॉर्मेंस कब वैलिड होगी, यानी कि वो काम का कंप्लीशन कब वैलिड होगा, जब वो एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर पूरा किया गया है। अगर वो उस डेट पे भी पूरा किया गया है पर टाइम ऑड आवर्स हो गए हैं, जैसे इसमें एग्जांपल बताया था कि ऑड आवर्स में देने आ गया है वो कोई गुड्स, तो वो भी परफॉर्मेंस वैलिड परफॉर्मेंस नहीं मानी जाएगी, वो पूरी कंप्लीट परफॉर्मेंस नहीं मानी जाएगी। परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिसेस ऑन एन एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिस, ये सारे जितने भी हैं ये सिंपल से पॉइंट्स हैं, एग्जांपल्स के थ्रू आप इनको समझ सकते हैं, एग्जांपल्स दिए हुए हैं सब में। अगला टॉपिक है टाइम एज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो टाइम एज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? द टर्म टाइम एज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मींस दैट द टाइम इज एसेंशियल फैक्टर and the concerned party must perform the respective promises within the specified time. Now the question arises that if one of the parties fail to perform the promises in time, then the other party rescind the contract. This can be answered by finding out whether the time was or was not essence of the time contract. तो टाइम के हमने अभी जो फैक्ट्री वाला एग्जांपल लिया था उसमें भी बात की थी कि टाइम का एसेंस एसेंस ऑफ टाइम क्या होता है, तो उसी एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। पर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं है, या टाइम जो दिया गया था वो वैलिड है कि नहीं है, वो किस पे होगा, किस पे डिपेंड करेगा? एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे। एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हम इसमें एग्जांपल से पढ़ेंगे, वेयर द पार्टीज हैव एक्सप्रेसली agreed to treat it as essence of the contract, where the delay operates as an injury to the party, where the nature of the necessity of the contract requires it to be performed within the specified time. तो एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होगा, यानी कि कब टाइम का इसमें फैक्टर जो है, एसेंस ऑफ टाइम में जो टाइम का फैक्टर है वो किस किस केस में बहुत ज्यादा क्रिटिकल होगा? जब कोई टाइम बाउंड एक्टिविटी हो रही है जिसमें टाइम के बाद उस एक्टिविटी का कोई मतलब ही नहीं है, जब टाइम का डिले होने से कोई इंजरी हो जाती है, यानी कि कोई लॉस हो सकता है सामने वाली पार्टी को, या कोई भी इशू हो सकता है। When the parties are especially agreed to treat it as essence of the time, जब पार्टीज ने दोनों ने मिलके essence of the टाइम को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना है, तो उन तीनों केसेस में क्या होगा कि जो टाइम है जनरली कंसीडर्ड टू बी द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन तीन केसेस में टाइम जो है एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो इसके बाद अगर हम अगला इसमें टॉपिक पढ़े, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। परफॉर्मेंस का मतलब होता है किसी भी काम को पूरा करना। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस मतलब जो आपस में प्रोमिसेस किए गए हैं। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस मतलब बैट का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में। तो परफॉर्मेंस इन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कब वैलिड है, या फिर कौन सी कैटेगरीज उस पर लागू होती हैं? वो होता है म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट, मतलब जब जब परफॉर्मेंस कोई भी काम करने के लिए जो एक प्रॉमिस किया गया है वो म्यूचुअल है और इंडिपेंडेंट है, दोनों ने मिलकर किया है दोनों पार्टीज ने, और दोनों पार्टीज इंडिपेंडेंट है उसको फॉलो करने के लिए। तो उस केस में होता है कंडीशनल एंड डिपेंडेंट, जिसमें कंडीशन लगा दी जाती है। म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट, म्यूचुअल कॉन्करेंट का मतलब है जब दोनों पार्टी परफॉर्म साइमल्टेनियसली देयर आज, जब उन्होंने एक साथ काम कर दिया, यानी कि अगर मैं पैसे की बात करूं और गुड्स की बात करूं, मैंने गुड्स प्रोवाइड करे और साथ के साथ मुझे पैसा मिल गया, ऐसा नहीं है कि थोड़े दिनों बाद मिला, तो म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट प्रोमिसेस के अंदर आ जाएगा वो।
टाइप ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के अंदर आ जाएगा वो। अब रूल्स फॉर द परफॉर्मेंस एंड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या-क्या रूल्स हो सकते हैं म्यूचुअल जो हमने पढ़े उन्हीं को एक्सप्लेन किया गया है। म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट मतलब वही ए ने डिलीवर किया बी को, बी ने साथ का पैसा दे दिया तो म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट का एक रूल हो गया। म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट जो हमने शुरू में पढ़ा कि म्यूचुअल भी होगा आपस में और इंडिपेंडेंट भी होगा कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी दोनों पार्टीज। ये सारा आ जाता है टाइप ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के अंदर। अब असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है? असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होता है जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक एग्रीमेंट किसी दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना। अब असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना। असाइनमेंट ऑफ द एक्ट ऑफ द बॉडी इसको हम पढ़ें अगर this means that the parties themselves make an assignment the rules in this regards are as under if अगर एक रूल पढ़े if the contract does not expressly or impliedly provide that the contract shall be performed by the promisor only, the parties can decide that performance can be done by another competent person. तो किसी और एक थर्ड पार्टी को अपना आप अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कब दे सकते हैं जब दोनों पार्टीज मिलकर एक डिसाइड कर ले कि भाई कोई एक थर्ड जो पर्सन है वो कॉम्पिटेंट है उस काम को करने के लिए और उसको उस पर्सन को अगर हम अपना कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ देम। तो वो एक रूल हो सकता है असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और ऐसे ही अलग अलग रूल्स बताए गए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। कोई इशू है तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करें where there is an express and implied intimation by the debtor, the debtor has the right to instruct his creditor to which particular debt the payment is to be applied. If a creditor accepts the payment, his duty is bound to follow the instruction. If the debtor expressly informs the creditor while making the payment that the payment be applied to a particular debt, the creditor must do so. But if there is no express of intimation by the debtor, then the intimation should be seen for the circumstances of the case. तो इसको हम सिंपली समझ सकते हैं कि एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है कि अगर मैंने किसी ने पैसा लिया और मैंने बहुत सारे ओकेजन से पैसा लिया, अलग अलग ओकेजन पे पैसा लिया, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट तो मैंने बहुत एक ही डेब्टर से मतलब एक ही क्रेडिटर से बहुत बहुत ओकेजन में पैसा लिया। जब मैं उस पैसे को वापस कर रहा हूँ मतलब किसी एक सर्टेन अमाउंट को मैं पैसे को वापस कर रहा हूँ तो मैं अगर बता देता हूँ स्पेसिफिकली कि मुझे उस जो मैंने इस डेट पे पैसा लिया था मैं उसका वापस कर रहा हूँ तो जो क्रेडिटर है उसको उस रूल को मानना होगा, उस चीज को मानना होगा। पर अगर मैं स्पेसिफाई नहीं करता हूँ तो फिर वो अपने हिसाब से उसको क्रेडिट कर सकता है और अगर मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी बनती है तो वो लायबिलिटी मेरे मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट है, इसके एग्जांपल्स भी दिए गए हैं तो आप पढ़ सकते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के एग्जांपल्स को। अब आ जाता है मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। किसी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के क्या-क्या मोड्स हो सकते हैं, कैसे-कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है। तो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट कब डिस्चार्ज हो सकता है जब हमने वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया, हमारी परफॉर्मेंस पूरी हो गई है तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा माना जाएगा। ऐसे ही अलग-अलग केसेस बताए गए हैं जिस केस में कॉन्ट्रैक्ट एक पूरा हो गया है और कैसे-कैसे वो पूरा हो सकता है। तो जैसे कि इसमें बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, बाय लैप्स ऑफ टाइम टाइम खत्म हो गया है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय पॉसिबिलिटी द ब्रीच। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है इन्हीं को आगे एक्सप्लेन किया गया एग्जांपल्स के साथ। ये बहुत ही ईजी है। इनमें से एक को अगर हम पढ़ें वेवियर मीन्स कहने का मतलब है कि अगर मेरा और किसी और एक पर्सन का कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने उससे सामान लिया है, मुझे उसे पैसे देने हैं पर सामने वाले ने कि पर्सन ने मेरी एक गुड विल की वजह से मेरे ऊपर वो वेवियर लगा दिया कि अब आप ये सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी का आपके ऊपर वेवियर है, आप कुछ अमाउंट ऑफ मनी मुझे पे कर दें। तो उस केस में भी वो डिस्चार्ज माना जाएगा अगर मैं उस सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी को पे कर देता हूँ। तो ये सारे हैं डिस्चार्ज। ये सारे हैं किस तरह डिस्चार्ज कर सकते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कभी जो परफॉर्मेंस है वो इम्पॉसिबल है और वो नहीं हो सकती तो वो डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है। फॉर एग्जांपल ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू मैरी बी बीइंग ऑलरेडी मैरिड टू सी बीइंग फॉरबिडन बाय द लॉ ऑफ द व्हिच ए ने बी से प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपसे शादी करूंगा बट वो ऑलरेडी मैरिड है तो हमारे लॉ के हिसाब से वो दूसरी शादी नहीं कर सकता है। तो ये भी एक एक डिस्चार्ज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है क्योंकि आप उस चीज को कर ही नहीं सकते हैं बाय लॉ। डिस्चार्ज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के अंदर आएगा डेथ।
डेथ के केस में भी ये डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी के अंदर भी डिस्चार्ज हो जाता है लॉ। तो ऐसे ही अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ बताया गया है इस बुक में ब्यूटीफुली। किस किस केस में आप जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। डिस्चार्ज बाय ब्रीच। ब्रीच का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को तोड़ देते हैं, किसी चीज के जो ऑलरेडी सेट रूल्स हैं उसको ब्रीच कर देते हैं, तो डिस्चार्ज बाय ब्रीच हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो उस केस में आपके ऊपर लीगल लाइबिलिटी भी हो सकती है। ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट में अराइज एक्चुअल ब्रीच और एंटीसिपेटरी ब्रीच। और एक्चुअल ब्रीच भी हो सकता है और एंटीसिपेटरी ब्रीच भी हो सकता है। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में टेक प्लेस either on the due date of the performance or during the course of the performance. For example, A agreed to deliver 100 bags of rice to B at a certain price on 10th July. If A refuses to fails to deliver the goods on time, there occurs an actual breach. If the promiser has performed part of the contract and then refuses or fails to deliver the remaining goods, it is also actual breach. यानी कि अगर वो पूरा ही मना कर देता है अपने राइस के बैग्स देने के लिए तब भी वो ब्रीच है कॉन्ट्रैक्ट का, और अगर वो थोड़े से डिलीवर करने के बाद मना कर देता है तो वो एक ब्रीच है। एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है? वो दोनों एक्चुअल ब्रीच के एग्जांपल हैं। एंटीसिपेटरी ब्रीच occurs when the party declines his intentions of not performing the contract before the performance is due. This is the intention may be declared expressively by words, written or spoken, or impliedly. For example, A agrees to supply certain goods to B on 10 July. Before this date, A informs B that shall not supply the goods. Instead, expressly informing B or instead expressly informing B about his intention of not performing the contract, A does something which makes it impossible for him to perform. This will also amount to anticipatory breach. If in an example given above, A sells all the goods before the set date at a higher price, this section A is clearly indicates his intention. यानी कि अगर वो किसी और को बेच देता है अपना सामान तो वो एक एंटीसिपेटरी ब्रीच के अंदर आ जाएगा, क्योंकि उसकी इंटेंशन ही नहीं थी बी को बेचने की, उसको ज़्यादा प्राइस मिला और उसने उसको बेच दिया। तो यहाँ पर हमारी जो 7th यूनिट है वो यहाँ पर हमारी खत्म होती है। बाकी की यूनिट्स हम क्योंकि आज किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो बाकी की यूनिट्स फॉर द गुड ऑफ स्टूडेंट्स, ये वाली जो रिकॉर्डिंग है वो स्टूडेंट बाद में भी सुन सकते हैं। तो बाकी की यूनिट्स विल एंटिसिपेट और विल पार्टिसिपेट, द स्टूडेंट्स विल पार्टिसिपेट, फिर हम तब उन यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आई विल रिक्वेस्ट आवर टीचर टू क्लोज दिस क्लास नाउ एंड आई विल लीव सेशन। ऑल द बेस्ट टू ऑल।